नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित सिद्धांत में अब हम कुंडली विश्लेषण पर पहुंच चुके हैं। राशियों के कारकत्व, राशियों के स्वामियों के कारकत्व, जो ग्रहों के कारकत्व हमने बताए आपको। भावों के कारकत्व, किस भाव से क्या किस चीज का ज्ञान होता है, उस भाव के कारक कौन कौन से होते हैं, ये हमने चर्चा की। आज अध्याय 76 में हम आपको फलित सिद्धांत के मूल सिद्धांत बता रहे हैं कि अब हम विश्लेषण कैसे करेंगे। तो भाव कैसे बली होता है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि भाव भावेश कारक जब बली होते हैं तो उस भाव का फल प्राप्त होता है। तो फल कैसे प्राप्त होगा उसकी चर्चा होगी, और उस चर्चा में आज हम भाव के बारे में बता रहे हैं कि भाव बलवान कैसे माना जाता है, कि भाव बलवान है, ताकतवर है, इसके पास पूरी क्षमता है फल देने की कि नहीं। तो भाव को बली कैसे देखते हैं, फिर भावेश को बली होना देखते हैं, फिर कारक को बली देखेंगे, और फिर हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। भाव बलवान कब होता है, कैसे पता पड़े कि ये भाव हमारा बलवान है। तो आओ मित्रों चर्चा करते हैं और समझते हैं इस बात को। तो नंबर 1 पर ये आप नोट कर लीजिए, ताकि जो है आपको ये भी मूल सिद्धांत हैं, अब इन्हीं के आधार पर आप फलित कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे। तो नंबर 1, हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए उस भाव में। नंबर 1, भाव में कौन सी राशि बैठी है। क्यों, हमने ये बताया कि प्रत्येक भाव में राशि परिवर्तन होता रहता है। जब लगन अलग अलग आएंगी तो राशियां भी अलग अलग होंगी। किसी जातक का किस समय जन्म हुआ है, किस जातक का किस समय जन्म हुआ है, तो उनके आधार पर वो लगने बदलती रहती हैं, वो राशियां बदलती रहती हैं। तो भाव में कौन सी राशि बैठी है, पहले ये निर्णय करना है। नंबर 1 बात, उस राशि का स्वभाव, तत्व, दिशा कौन कौन, जो हम बता चुके हैं आपको, आप उनको देखिए। उस राशि के कारकत्व क्या है, वो सौम्य राशि है, क्रूर राशि है, कौन सी दिशा की, कौन से तत्व की राशि है, वो सब हम आपको बता चुके हैं। जब तक आप हमारे वीडियो को क्रम से नहीं देखेंगे तो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं और इसका लाभ जीवन में उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को क्रम से देखिए। अब उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम कि कैसे विश्लेषण किया जाए। तो पहले हम जो बता रहे हैं भाव बली कैसे माना जाता है, किस तरह से भाव बली होता है। तो पहली बात हमने बताई कि उस भाव में कौन सी राशि बैठी है, ये हमको निर्णय करना पड़ेगा। उस राशि का स्वभाव क्या है, उस राशि के तत्व क्या हैं, वो कौन से तत्व की राशि है, वो अग्नि तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। राशियों के कारकत्व उनको देखिए। नंबर 2 पर फिर आप क्या देखें आगे, ये हमने देख लिया कि हाँ इसमें ये राशि बैठी हुई है इस भाव में, और इस राशि ये सौम्य राशि है, क्रूर राशि है, उसका तत्व ये है, वो सारी चीज़ हमारे दिमाग में आ गई, माइंड में बैठा ली। अब नंबर 2 पे हम क्या देखेंगे, नंबर 2 पे देखेंगे कि भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। भाई उस भाव में कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे, नहीं बैठे तो कोई बात ही नहीं है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ग्रह बैठे हैं उनको देखना जरूरी है, भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जो भाव में ग्रह बैठे हैं वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं, अर्थात उस राशि का जो स्वामी है उसको मित्र मानते हैं या
शत्रु मानते हैं। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आप समझिए कि कौन सा ग्रह किसका मित्र होता है और कौन सा ग्रह किसका शत्रु होता है। तो बैठे हुए ग्रह क्या क्या देखेंगे, जो भाव में बैठे हुए ग्रह हैं उस राशि का जो स्वामी है उसको वो मित्र मानते हैं या शत्रु मानते हैं। इसी में तीसरी बात ये देखेंगे हम कि जो ग्रह बैठे हैं वो लगन के अनुसार शुभ हैं या अशुभ हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए विश्लेषण कैसे करना है हमको, ये फल सिद्धांत ही है। अब फल सिद्धांत में हम विश्लेषण कैसे करेंगे, भाव में बैठी हुई राशि को देखेंगे कौन कौन, और उस राशि के कारकत्व को देखेंगे कि उसके तत्व क्या हैं। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और जो ग्रह उस भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी को वो मित्र मानते हैं या शत्रु मानते हैं। अब मित्र मानते हैं तो उसकी सहायता करेंगे, उस भाव को बढ़ाएंगे, और शत्रु बैठे हैं तो यदि शत्रु मानते हैं तो उस भाव में कमी करेंगे। उस भाव के जो कारकत्व हैं और उस भाव से संबंधित जो चीज़ देखते हैं उनमें कमी हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने चर्चा को रख रहा हूँ। वो उसको मित्र मानते हैं या शत्रु मानते हैं। तीसरी बात क्या देखनी है कि जो ग्रह बैठे हुए हैं वो लगन के अनुसार, हमने बताया लगन के, एक तो नैसर्गिक गुण होता है उसका ग्रह का, दूसरा कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता, कोई अशुभ नहीं होता, क्योंकि लगन के अनुसार उनके कारकत्व तो बदल जाते हैं। मान लियो केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, लगन का स्वामी है, तो वो सदैव शुभ फल देगा, ये बात आपको देखनी है। तो जो ग्रह बैठे हैं वो लगन के अनुसार शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि वो लगन के अनुसार शुभ हैं तो शुभ फल देंगे, उस भाव को बढ़ाएंगे, उस भाव की जो चीज़ें उनको हमें आसानी से दे देंगे। यदि वो अशुभ हैं तो उस भाव के फलों में हानि करेंगे। नंबर 3 पर क्या देखेंगे हम, भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। नंबर 2 पे देखा कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, लगन के अनुसार वो ग्रह कैसे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, नैसर्गिक कैसे हैं वो ग्रह, ये हमने अब देख लिया। तीसरी बात हमें क्या देखनी है, तीसरी बात ये देखनी है कि उस भाव को, अब मान लीजिए कोई ग्रह उसमें बैठा ही नहीं है, तो फिर कौन से ग्रह उस भाव को देख रहे हैं। ग्रहों की दृष्टियां हमने आपको बता दी। तो कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं। अब जो ग्रह उसको देख रहे हैं, उस भाव को जो देख रहे हैं, उस भाव को देखने वाले ग्रह नैसर्गिक रूप से कैसे हैं, उनका स्वभाव क्रूर स्वभाव के हैं या वो सौम्य स्वभाव के, शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। नैसर्गिक रूप से हम आपको बता चुके हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये सब नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं। बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। चर्चा हो चुकी है इनकी, फिर भी मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा। वो नैसर्गिक रूप से कैसे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, और लगन के अनुसार भी शुभ है या अशुभ है। जो दूसरे पॉइंट में हमने देखा था वही चीज अब तीसरे में भी देख रहे हैं। वहां बैठे हुए ग्रहों की बात हो रही, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में हम देखने वाले ग्रहों की बात कर रहे हैं कि वो नैसर्गिक रूप से शुभ हैं या अशुभ हैं, लगनानुसार शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि वो शुभ हैं तो वो शुभ फल देंगे। अब शुभ फल क्या देंगे, जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव के फलों को बढ़ा देंगे, उन भाव के फलों को दे देंगे वो। और यदि वो अशुभ ग्रह हैं लगन के अनुसार या नैसर्गिक रूप से, तो उनमें कमी कर देंगे, उनको देने में असमर्थ हो जाएंगे, उनमें रुकावटें डाल देंगे, वो फल नहीं प्राप्त होंगे। मित्र हैं या शत्रु के घर को देख रहे हैं, जो ग्रह उस भाव को देख रहे हैं तो उस भाव का जो स्वामी ग्रह है उसको वो मित्र मानते हैं या शत्रु मानते हैं। ये सभी बातों को, पॉइंटों को ध्यान में रखना और सब में देखना है इस बात को। वो लगनानुसार कैसे हैं, मित्र के घर को देख रहे हैं या शत्रु को घर को देख रहे हैं,
वो नैसर्गिक रूप से कैसे हैं, लगन के अनुसार कैसे हैं। 3-4 बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए तो वो फलों को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। चौथी बात यदि हम देखें, चौथी भाव में ये बात कही है, भाव पर शुभ या अशुभ कर्तरी योग तो नहीं है। अब ये नई चीज आई आपके सामने, लेकिन समझिए इसको। जो भाव बने, जो हमारा भाव है, उस भाव से पिछले भाव में, 12वें भाव में और आगे के भाव दूसरे भाव में, उस भाव के दोनों तरफ यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको शुभ कर्तरी योग बोलते हैं। अब शुभ कर्तरी योग उसका नाम है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि वो शुभ फल देंगे। और यदि दोनों तरफ उस भाव के पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, तो वो अशुभ फल देंगे। उसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। तो वो क्या करेंगे, उस भाव के फलों में कमी कर देंगे। कमी क्या कर देंगे, उन भाव के फलों को मिलने नहीं देंगे। भाई दोनों तरफ जो शत्रु बैठे हुए हैं तो उस भाव को नहीं बढ़ने देंगे। तो इसको कहते हैं शुभ कर्तरी दोष, शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग। भाव पर शुभ या अशुभ कर्तरी योग है। शुभ है तो शुभ फल देंगे और अशुभ है तो अशुभ फल देंगे। यदि उस भाव के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बना हुआ है तो वो अशुभ फल देगा, उसके वृद्धि नहीं होने देगा जिस भाव को हम देख रहे हैं। इन चीजों को हम जब फलित करेंगे तो बताएंगे साथ साथ। और शुभ ग्रह बैठे हुए दोनों तरफ तो उस भाव के फलों को बढ़ा देंगे, शुभ फल मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट दिए हुए। 5वें पॉइंट में जो बात की गई है ग्रहों की युति की और संबंध की बात की गई है, इसे बताने के बाद फिर संबंध भी बता देंगे कि पाराशर ऋषि ने ग्रहों के 4 संबंध बताए हैं। उन्हें बहुत आसान तरीके से बताते, साथ साथ ही विश्लेषण करते करते बता देंगे, या हम अलग से आपके सामने ही बता देंगे। तो भाव में ग्रहों की जो युति हो रही है या वो जो संबंध बना रहे हैं, संबंध बनाने के मतलब साथ साथ रहना, एक दूसरे को देखना, यही संबंध बनेंगे जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इनसे ही संबंधों का विचार किया जाएगा। यदि उनका जो संबंध का निर्माण हो रहा है, कहीं वो राजयोग तो नहीं बना रहे। अब राजयोग कैसे बताया हमने आपको, केंद्र का और त्रिकोण के स्वामी यदि एक जगह बैठ जाए या एक दूसरे की राशि में हो तो उनको कहते हैं राजयोग। जैसे हमने बताया था तुला लगन की कुंडली में, वृष लगन की कुंडली में शनि योग कारक होता है, राजयोग कारक होता है। शनि की कुंडली में अर्थात शनि की लगन की कुंडली में मकर में या कुंभ में शुक्र योग कारक हो जाता है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे उस समय, तो कर्क लगन में और सिंह लगन में क्या बताया था हमने आपको, मंगल योग कारक हो जाता है, वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। तो राजयोग कब बनता है, जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे को देख रहे हो। यही संबंध होते हैं जो हमने यहाँ बताए, यही संबंध होते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन मैं अलग से फिर भी बता दूंगा कैसे कैसे संबंध बनते हैं। एक तो संबंध ये होता है कि वो एक ही जगह इकट्ठे बैठे हो, केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी, या वो एक दूसरे की राशि में बैठे हो, वो उसके घर में बैठा हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, तो उसको राजयोग बोलते हैं। बताएंगे, आसानी से समझ पाएंगे आप। तो राजयोग का निर्माण तो नहीं कर रहा है भाव के, यदि वो राजयोग का निर्माण कर रहा है, यदि राजयोग बन रहा है उस कुंडली में, तो वो उस भाव के फलों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा प्रभाव देगा, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, उस भाव के फलों की वृद्धि होगी। और किसी अशुभ योग का निर्माण हो रहा है,
अशुभ योग भी बताएंगे। छठे, 8वें, 12वें भाव को दुष्ट स्थान माना गया है, वो दुख स्थान है, दुष्ट स्थान माने गए हैं, अशुभ स्थान माने गए हैं। तो उनके स्वामी कहीं वहां पर योग तो नहीं बना रहे, तो वो फिर उनके भाव के फलों को गिरा देंगे, फलों को नहीं मिलने देंगे। यही 4-5 बातें इसमें ध्यान रखेंगे तो यही भावों पे देखेंगे। इन्हीं चीज़ों को हम भावेश पर देखेंगे, भावेश के बारे में भी बताएंगे, इन्हीं चीज़ों को देखेंगे उसमें भी, और कारक के बारे में भी इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो ये 4-5 चीज़ यदि आती हैं तो इसको हम प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे कि भाई इस ग्रह पे किस चीज़ का प्रभाव आ रहा है, अर्थात ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से ग्रहों के संबंध बनने हैं। यही 4-5 चीज़ें देखनी और इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको, और आप निर्णय पर पहुंच जाओगे। तो मैं समझता हूँ इन 4-5 पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे और जब विश्लेषण करेंगे तो इन्हीं के आधार पर करेंगे। तो ये हमने भाव के बारे में बताई, यही 5 पॉइंट हमने भाव में देखने हैं। कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, वो लग्नानुसार शुभ है, अशुभ है, नैसर्गिक हैं, किस प्रकार के वो ग्रह हैं, यही चीज़ें आपको देखनी है। और इसमें भी आगे जो बढ़ेंगे, ऊंचों और नीचों हम पढ़ा चुके हैं, वो सारी चीज़ें इसको देखेंगे। D9 को भी बताएंगे, D9 में उनकी स्थिति क्या हो गई है, नवांश कुंडली जिसे बोलते हैं, बताएंगे आसानी से। आज हमने चर्चा की है फलित में भाव के बल की, भाव के बल को कैसे देखा जाता है। दूसरे पॉइंट पर हम जो बताएंगे आपको वो भावेश के बल को बताएंगे, भावेश का बल कैसे देखा जाए। इन्हीं बातों से, इन्हीं जो हमने पॉइंट लिखाए इनसे ही हम भावेश के बल को देखेंगे, और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम कारक के बल को देखेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे। मैं समझता हूं दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखे हैं। इतने बड़े ग्रंथ को इतना सीमित कर देना, हाँ, ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी हम इससे बहुत अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे और अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका लाभ उठाइए और जीवन में इसको अपने ऊपर धारण कीजिए और समझिए इसको। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।